डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। अभी तक हमने 8 प्रैक्टिस कर लिया है। आज 9 नंबर का प्रैक्टिस है। आइए देखते हैं कि हम इन सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये चाहिए कि अभी लगातार बने रहिए। दरअसल खाली मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद में तुरंत जो है, तुरंत एग्ज़ाम नहीं है मान लीजिए, तो अभी प्रैक्टिस करने का बहुत बेहतर समय है। आइए एक-एक करके हम सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दो। अब 3 से गुणा करके बनी है तो कैसे ढूंढेंगे आप उस सवाल को? जब 3 से गुणा करके बनी है तो पहले तो ये देखना होगा कुल कितनी संख्याएं हैं और पहली संख्या कौन, आखिरी संख्या कौन है। तो एसएन फार्मूला से हम आपका उत्तर बता देंगे। तो हम क्या करें, पहले हमको चाहिए कि 100 में हम 3 से भाग दें। तो आप जानते हो 33 या 99 हो जाएगा। अब यहीं पर एक बचा, छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप 200 में भी 3 से भाग दे दीजिए, ये 66 हो जाएगा, 198 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ महसूस करिए कि यहाँ पर एक शेष बचा है। अगर हम इसमें 2 और मिला दें तो 3 से कटने लगेगा, अर्थात 100 में अगर हम 2 मिला दें तो हमारी पहली संख्या बन जाएगी। कौन सी? 102। पहली संख्या बन जाएगी 102, फिर 105, फिर ऐसे बनती चली जाएगी और सबसे आखिरी वाली बनेगी 198, जो यहाँ दिखाई पड़ रही है 198। अब कुल कितनी संख्याएं बनी? 33। 66 में से 33 घटा दो, 33। तो अब जरा सोचो कि हमारे पास ए पता है 102, यल पता है 198 और यन पता है 33। क्या हम एस एन फार्मूला लगा सकते हैं? देखो, एस एन वाला ये फार्मूला आपको याद होगा। एस एन बराबर होगा यन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल। यल कब लगाया जाता है? जब आपको अंतिम पद ज्ञात हो। बस अब सीधे उत्तर आपके सामने है। यन मतलब 33 बटा 2 और ब्रैकेट में ए प्लस यल, यानी 102 प्लस 198। अब क्या हुआ? 33 बटा 2 और गुणा, ये कितना हो जाएगा? 300। अगर हम 2 से इसको काट दें तो 150 हो जाएगा और 150 का 33 से गुणा करें 0, 15 यहाँ 45, 4 15 यहाँ 45, 4 49, 4950। ये विकल्प आपका सही जा रहा है। तो आप देखिए कितने आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 100 से लेकर 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सभी 3 से कटने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपके सामने है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, ये रहा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम है? हमको क्या करना चाहिए? जल्दी से किसी एक को पकड़कर डेसिमल बना लो। आप जैसे डेसिमल बनाओगे तुरंत आपको दिख जाएगा कौन वाला पहले होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इसी को बना लेता हूँ। तो 8 में अगर आप 7 से भाग देते हैं, 8 में तो 8/7। अच्छा, सब अलग अलग संख्याएं हैं। ओके, अलग अलग संख्याएं। तो चलो अब इससे क्या हुआ कि टाइम टाइम ज्यादा लगना है। देखो, 5/7, 7/8, 8/7। क्या करोगे आप? 5/7, 9/11, 7/8। ठीक है, 5/7। अगर दो संख्या होती तो बहुत आराम से पता चल जाती। चलो 3 को देखते हैं, इसको आप देखते हैं। 5 में अगर भाग देते हैं तो 7 से, तो 7 7 49, 7 1 60। 9 में भाग दिए तो 90, 11 8 88 और 2 बचेगा 20, 11 1 11। और 7 में भाग दिए तो 2 कितना हो जाएगा? 70। 8 28 64 और 6 70 60, 8 7 56। तो अगर इसमें देखा जाए करा कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में? अरे वाह, यही तो हमको चाहिए था। देख रहे हो, ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ा। देखो कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। हमने इसको डेसिमल बना लिया, 71 81 87। ये ही आपका पास बढ़ते हुए क्रम में आपका उत्तर मिल गया। बस डेसिमल में चेंज करते हो हमको दिखाई पड़ जाता। अब ये तो है नहीं, क्योंकि ये 8/7 उससे छोटा ही है। ये तो घटता हुआ क्रम हुआ। ऐसे ही अब किसी को नहीं देखना है, आपका पहला उत्तर बन गया। तो ऐसे ही दशमलव में जैसे बदलेंगे तैसे दिखाई पड़ने लगेगा कि क्या करना है। एक सवाल है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 15 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके, बताओ। इन दोनों संख्याओं का हमको लेना पड़ेगा महत्तम। आप जानते होंगे, अगर मौखिक कर सके तो अच्छी बात है। 75 और 45 का अगर आप महत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 15। करके दिखाऊं? 75 में आपको 45 से भाग देना चाहिए, एक बार जाएगा, फिर बचेगा 30। अब इस 30 से आप 45 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर बचेगा 15, फिर 15 से भाग देंगे 30 में, 15 दूना 30। और इस तरह से ये आपका उत्तर आ गया 15 लीटर। ये रहा।
केवल आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल देख करके कि हमें करना क्या है, हमें इसका लघुत्तम निकालना है कि हमें इसका महत्तम निकालना है। अगर आप यह जान जाते हैं तो निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप इस चीज़ों को बहुत पहले से जानते हैं। ये सवाल देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना चाहिए। 6/7 में से 5/6 कैसे घटेगा? ऐसे 6 छके 36 और 7 बचे 35। तो 36 में से 35 घटाओगे 1/42 हो गया। अब 1/42 से इसमें भाग दिया जाएगा, 3 1 के 3 2 5/3 में। बताओ 5/3 में अगर हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 1/42 से, तो आप जानते हो 42/1 हो जाएगा। बोलो कि 1/42 आ 6 छके 36, 7 बचे 35। 36 में से 35 घटाओ 1, 1/42। अब 1/42 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 42/1। 42/1 होगा तो 3 से ये कट भी जाएगा, 3 से काटोगे तो कैसे 42 14 और 14 25 70 आ गए। यानी यहाँ तक बात 70 आ चुकी है। अरे भाई चल जाओ, ये 70 यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब अगर 70 है तो 70 में ये संख्या जोड़ना, ये कितना है? 1.5 है। तो 70 में अगर आप 1.5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 71.5 हो जाएगा। बस ये 70 आ ही चुका है, इसमें यही 1.5 जोड़ना है। 70 में जो 1.5 जोड़ देंगे तो 71.5 आपका उत्तर बन जाएगा। पहला विकल्प सही हो गया। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तो लिखा है कि 7 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 10 है, तो पहली व आखिरी संख्याओं का औसत क्या होगा? भैया जी, पहली और आखिरी संख्याओं का जो औसत होगा वह भी वही 10 होगा जो पहले था। हम लोगों ने एक सवाल में करके देखा था, अगर आपको याद हो मैं हल करके दिखाऊं कि अगर 7 लगातार पूर्णांक संख्याएं तो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उनका जो औसत होगा तो उसका दो तरीका होता है। एक तो होता ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है, एक पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का औसत निकाल दो, तब भी जो है बीच वाली संख्या आ जाती है। तो आप कह सकते हो इसका औसत भी 10 होगा। मैं जांच करके दिखा दूं। अगर 7 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसका औसत यही बीच वाली संख्या होगी और यही 10 है। अगर यह 10 हुआ तो फिर यह 9 है, यह 8 है, यह 7 है और ये फिर 11 है, ये फिर 12 है, ये फिर 13 है। अब बताओ पहली संख्या 7 है, आखिरी संख्या 13 है। 7 और 13 जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो 13 और 7 20/2 करेंगे, फिर वही 10 आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ चुका है? 10। तो ऐसे सवाल होंगे, धीरे धीरे मौखिक हो जाते हैं। जब आप रोज वही काम करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे सवाल आपसे मौखिक होने लगते हैं और आपका समय बचने लगता है। पुत्र, माता पिता और दादाजी की वर्तमान आयु के बीच में 2 7 8 12 का अनुपात है। पुत्र और माता की औसत आयु 27 वर्ष है। 7 वर्ष माता की आयु बताओ। देखो इन सबकी आयु को एक जगह लिख लें। पुत्र, माता, पिता, ये है पुत्र, ये माता है, ये पिता है और ये दादा है। और इन लोगों की आयु है 2 7 8 12। 2 7 8 12, इनके साथ यक्स लगा लीजिए। लगा लिया। अब कहते हैं, कहा गया है कि पुत्र और माता की औसत आयु 27। हम क्या देख रहे हैं? 7x और 2x, पुत्र और माता यही लोग हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 7 2 9x, तो 9x/2 औसत निकाला हूं और बराबर 27 लिखा है। तो 9 3 27, 2 3 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो सबकी उम्र मिल गई। 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 8 48 और 12 छक्के 72, सबकी आयु मिल गई। क्या पूछ रहे? 7 वर्ष बाद माता की आयु बता दो। माता जी अभी 42 की हैं, 7 साल बाद कितनी हो जाएंगी? 42 7 49 साल की हो जाएंगी। कितना आसान हो गया। बस अनुपात लिखिए और सीधे उनके साथ एक वेरिएबल एक्स ले लीजिए, सीधे आपका उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा कैलकुलेशन है। लिखा है क्वेश्चन मार्क जो हम यक्स लिखते हैं, यक्स का 35/100 बराबर होता है 2 2175.95। यही इतनी बात। आप जानते हैं कि जब 100 उधर जाएगा तो दशमलव हटा देगा। अब इसका मतलब 35 खाली काटना बचा है, यानी x बराबर आपके पास हो जाएगा 217,595/35। और 35 को आप क्या लिख सकते हो? 5 और 7। तो पहले मैं 7 से काटता हूँ, 7 5 35 और 7 से काटो, 7 3 21, 7 1 7 0, 7 8 56, 7 5 35। अब 5 से काट दो, 5 6 30, 0, 5 1 5, 5 7 35, 6017। कहीं कुछ गड़बड़? चेक कर लेता हूँ। 7 या 21 कितना है? 2175.95। ठीक है, 7 से काटा, 7 या 21, 7 1 7, 0 59, 7 8 56, 35, 7 5 35। ठीक है, 5 6 30,
5 दूनी 10, देखो 5 6 30 के बाद 5 दूनी 10 होना चाहिए, 5 दूनी 10, 62 17 कहाँ है भाई, ये रहा 62 17 आपका उत्तर आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रश्न बताओ। करें लागत मूल्य जो है बिक्री मूल्य का 95% है, मतलब ये हुआ अगर बिक्री मूल्य को हम एसपी मानते हैं, एसपी है और ये सीपी है, तो अगर एसपी 100 है तो कह रहे हैं सीपी 95 है, तो कह रहे हैं लाभ प्रतिशत बता दो। भाई 95 का सामान 100 का बेचे हो, 5 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता आप जानते हो, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 95। अगर आप 5 से काटते हो तो यहाँ 19 आ जाएगा, और 19 इसको काट दो, 19 पच्चीस 95 और 5 बचेगा, और 5 से 50 हो जाएगा, और 19 से पहाड़ा पढ़ो, 19 दूना 38, यही सवाल बन जाएगा ये वाला, डी विकल्प आपका सही चला जाएगा। देखा आपने, तो आपको खाली ये पहचानना रहता है कि हमें क्या करना है, और बहुत तेजी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जा सकता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो क्रय मूल्य अगर आपको बताना है तो फिर वही 3 चीजें आप लिखोगे, सीपी है, एसपी है और एमपी है, एमपी फॉर मार्केट प्राइस, और ये है 200 रुपया। आप करें 12.5% छूट देंगे, यानी 100 रुपया में 12.5 रुपया छोड़ेंगे, तो फिर 200 रुपये में 25 रुपया छोड़ेंगे, और 25 छोड़ेंगे तो इसका मतलब 175 रुपये बेचेंगे, 175 में बेचेंगे और 25 में लाभ कमाएंगे, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य और भी कम होगा, यानी सीपी जो है गुणा 125 बटा 100, और तब जाकर के हो रहा है 175, थोड़ा कर लो, 25 दिया 25 25 125, 25 चौके 100, और 5 से इसको आप काट सकते हो, 5 से 15, 5 से 25, 35 गुणा 4 पचे 20, 4 2 14, 140, तो सीपी कितने आ गए भैया 140। देख लो कैलकुलेशन, आप देख लो छोटा सा सवाल है बस, लेकिन जानते हो अगर एग्जाम टाइम में यही सवाल आता है तो आपको समय लेता है। मैं चाहता हूं कि एग्जाम टाइम के पहले इन सवालों पर इतना अच्छा अभ्यास कर लीजिए कि फिर ये समय ना लें, आसानी से आपसे हल भी हो जाए। देखो ये सवाल है, श्री हरि ने 12% साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपए की राशि निवेश किया, 7 साल बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्र धन बताना। तो सबसे पहले हमको ब्याज ज्ञात करना चाहिए। अगर हम ब्याज ज्ञात करेंगे तो 22,400 रुपया है और 12% की दर है, 7 साल का टाइम, जरा सोचो कितना रुपया ब्याज हमारा बन गया। अगर यह ब्याज हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, और गुणा करते हैं तो देखो 12 चौके 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, 2 12 24, 2 26। अब इसमें अभी 7 का गुणा करना बाकी, तो 7 का गुणा कर लेंगे तो 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61, 6 7 6 42, 42, देखो 7 6 42 और 5 नहीं 61 में 6 होगा, 7 6 42, 42 और 6 48, 4 7 दूनी 14, 4 18, 18,816 हमको जोड़ना पड़ेगा 22,400 में, जोड़ लिया जाए। 22,400 में अगर हम जोड़ेंगे तो ये बना 8 4 12, 1 8 2 10 11, 1 2 1 3 4, 41,216, कहीं दिख रहा 41,216, ये आपका उत्तर है कि आपका जो मूलधन है कितना आ जाएगा 41,216 आ जाएगा। हमने क्या किया, पहले मैंने ब्याज निकाल लिया, और ब्याज जब निकल गया तो उसमें मूलधन जोड़ दिया, मिश्रधन बन गया, वही मिश्रधन पूछा गया था। कहा था कितनी राशि बन जाएगी, कितनी राशि का मतलब हुआ कि मूलधन में अगर हम ब्याज मिला दे तो राशि का पता चल जाएगा। अगला सवाल देखो, कितने समय में 2,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपया हो जाएगी, जबकि धनराशि वार्षिक संयोजित होती है। तो देखो आपके पास 2,000 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10% की, हमको पता नहीं है कि कितने समय में, तो हम n वर्ष मान लेते हैं, और यहाँ बन जाएगा 2420। अब क्या करेंगे, ये जो मूलधन यहाँ है यहाँ से हटाएंगे और ले जाके इसके नीचे रख देंगे। अब इसका फायदा ये मिल गया कि आप 2 से काटेंगे तो 121 बटा 100 हो जाएगा, जिसको हम 11/10 का स्क्वायर कह सकते हैं। और आप इधर ध्यान से देखोगे तो ये भी 11/10 का पावर n है, तो 11/10 का पावर n है, उधर 11/10 का स्क्वायर है, तो बताओ क्या n बराबर 2 हो गया। इतना छोटा सा काम, और जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो इन दोनों संख्याओं को देखते ही आप जान जाओगे कि जरूर स्क्वायर हुआ है ना। तो ये तब हो सकता है जब आपका अभ्यास जबरदस्त बन जाए।
आइए देखते हैं, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात बताओ। घंटे और मिनट की सुई की गति क्या है बताओ। गति की बात करें तो घंटे की सुई जो होती है, एक घंटे में कितना चलती है, गति देखो जरा, कोण के आधार पर ही देख लो कि घड़ी की सुई एक घंटे में कितना दूर तय करती है, 5 मिनट की। बोलो, घंटे की एक सुई एक घंटे में कितना दूर चल पाती है, 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो 5 मिनट का मतलब कैसे, 12 पर खड़ी थी, अब 1 पर पहुंच गई, तो बीच में 5 मिनट का गैप चल पाई। और जो घंटे की और मिनट की जो सुई होती है, एक घंटे में कितना चलती है, 60 मिनट चलती है। तो बस 1:12, कौन सी गति हो गई, 1:12। देखिए, दरअसल होता क्या है ऐसे सवालों के साथ में कि लड़का अभ्यास अगर नहीं किया रहता है कि छोटा सा सवाल गलत हो जाता है उससे, है ना। कहते अरे तो घड़ी का सवाल आ गया था मैथमेटिक्स में। अरे नहीं भैया जी, मैथ है ये। राम तथा श्याम ने मिलकर एक व्यापार किया, अंत में मिले लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि राम ने 40 रुपया निवेश किया है तो श्याम ने क्या निवेश किया होगा। देखो भैया, यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, तीनों ने लाभ प्राप्त किया 2:3 में। और आप जानते हो लाभ उनको अपनी पूंजी के अनुपात में मिला होगा, तो इनके साथ एक्स लगा लो। अब कह रहे राम ने 40 रुपया का निवेश किया, भाई 2x की वैल्यू बराबर 40 है, तो 3x की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। ये रहा उत्तर। बताओ, 2x की वैल्यू अगर 40 है तो 1x की वैल्यू 20 हुई, 1x की वैल्यू 20 हुई तो 3x की वैल्यू 60 हो गई। तो श्याम ने कितना निवेश किया था, 60 रुपए का। देखो आप सवाल देखो जरा, कितने आसानी से होते जा रहे हैं। ये सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका की लंबाई 10 है, तो बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका बता दो। देखो, दो त्रिभुज है यहाँ पर, इनका क्षेत्रफल दिया है 25, इनका दिया है 36। अब इनकी माध्यिका दिया है 10, इनकी माध्यिका पूछा गया है। आप अगर एक बात जानते होंगे, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात हम यह लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर 25/36। बस यही कहानी, आओ काट लिया जाए। तो अगर हम देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 36 गुणा 4 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा 12। कहीं 12 है, जी हाँ। देखो कितनी आसानी से 12 आपके पास आया। एक बात इसमें खाली याद करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। बस इसी आधार पर इसको लगाया गया है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो 25 और 36 लिखा है इसको आप 5:6 मान लो, तब भी उत्तर आ जाएगा। ऐसे देखो, आप कह सकते हो 10/x और बराबर 5/6, ये तो तुरंत आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, एक्स की वैल्यू तुरंत 12 आ गई। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज को कितने आसानी से समझ सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाया। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए। देखो, 6 दिन में अधिक अंगूर खाए, 6 अंगूर अधिक खाए। अब 5 दिन के अंदर 100 खाए, मतलब पहले दिन अगर x खाए तो अगले दिन x+6 खाए, उसके अगले दिन x+12 खाए, उसके अगले दिन x+18 खाए, उसके अगले दिन x+24 खाए। 1 2 3 4 5 हो गए। अब इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो फिर 100 अंगूर यहाँ पे हो जाना चाहिए। बस काम खत्म हो गया। तो देखो, 1 2 3 4 5 एक्स हुआ और प्लस 24, 36 2 32, 10 42, 42 2 44 और 10 44 10 54, 54 और 6 60 और बराबर 100। तो 5x बराबर कितना आ गया, 40। तो x बराबर कितना आ गया, 8। पहले दिन बेचारा 8 अंगूर खाया केवल, बस। अब पहले दिन 8 खाया, देखो हाल, पहले दिन उसने 8 खाया होगा, दूसरे दिन 8 से 14 खाया होगा, फिर 14 से 20 खाया होगा, फिर 20 से 26 खाया होगा, और 26 से 32। बताओ 26 से कितना हुआ, 32। अब अगर इन 1 2 3 4 5 आ गए, सबको जोड़ लो, 100 आना चाहिए। 2 6 8 4 12 8 20, 2 3 5 2 7 2 9 1 10। वेरी गुड, एकदम आसानी से यह सवाल एक्स मान करके, बस सोचना नहीं चाहिए, तुरंत शुरू कर दो। सवाल कठिन नहीं होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। सवाल लिखा है, एक नल एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक लीकेज सारे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और लीकेज दोनों साथ साथ चले तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। देखो भाई, ये नल भरता है, मान लो भरता है 12 घंटे में,
और ये बी नल है वो खाली करता है कितने घंटे में, 20 घंटे में। 12-20 का लघुत्तम ले लो, 60 आ जाएगा। तो 20 या 60 हो जाएगा, 12-25 60 हो जाएगा। अब ये 5 यूनिट भरेगा और 3 यूनिट गिरा देगा, यानी हर घंटे 2 यूनिट का काम होगा। अगर हर घंटे 2 यूनिट का काम होगा तो 60 यूनिट होने में कितना टाइम लग जाएगा, 30 घंटे का समय लग जाएगा। बताओ ऐसे सवाल कितने आसान होते हैं, लघुत्तम पर आधारित वर्क एंड टाइम और पानी की टंकी के सवाल कितने जबरदस्त तरीके से देखे जा सकते हैं। अगर आपका लघुत्तम पर कमांड है तब समझो आपका ये सवाल एकदम इजी है। लिखा एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है, कार ने कितनी दूरी तय किया। भाई एक बात बताओ, 54 की रफ्तार चल रहे हो आप, 1 घंटा में 54 किलोमीटर चल रहे हो और कुल 15 घंटा चले हो। दूरी पूछा गया है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है 15 चौके 60, 6 15 पचे 75 और 6 81 है। कहाँ गया भाई, फिर से चेक कर लो, इनमें कोई नहीं हो सकता है। 15 15 चौके 60 हासिल हुआ 6, 15 पचे 75, 75 6 81, 8 से 10 आना चाहिए, इसमें से दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आ गया। देख रहे आप, तो ये सवाल है बहुत आसानी से हल होते हैं, कोशिश थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगला सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर लेती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितना समय में तय कर लेगी। 10 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय कर लेती है। अब करें उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर देंगे, तो पहले उसकी चाल तो मिल जाए। पहले वाली चाल कितना थी बताओ, 10 किलोमीटर दूरी को 12 मिनट में तय करती है। 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड बनाए, देखो 10 किलोमीटर की दूरी को अगर हम 1000 से गुणा करें और 12 मिनट को हम 12 गुणा 60 कर दें तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा कर दें 18/5 से, तो हमारी चाल मिल जाएगी किलोमीटर पर घंटा में। आओ देखा जाए, तभी तो उसको हम घटाएंगे। तो थोड़ा सा छोटा करो, एक जीरो तो यहाँ काट सकते हैं, 6 तियां 18 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 पच्चीस 100, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ गया। ये तो हो गया उसकी रियल चाल। अब अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप कम कर दोगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपको कितना जाना है, 10 किलोमीटर जाना है। बताओ 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो भैया जी कितना समय लग जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी जाना है और 45 के हिसाब से जाना है, तो ये तो घंटा लगा, इसी को गुणा 60 कर दो तो मिनट बन जाएगा। अब 15 तियां 45, 15 तियां 45, 15 चौके 60, 40/3 यानी 13 मिनट 20 सेकंड आपका उत्तर आ गया। क्लियर, देखो 40/3 होगा तो क्या हो जाएगा, 40/3 13 से 1/3, 13 से 1/3 का मतलब होगा 13 मिनट 20 सेकंड। देख रहे हैं क्या किया गया, पहले मैंने चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाया, फिर वहां से उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, उसके बाद में फिर समय बराबर दूरी बटा चाल कर दिया। किसी आयत की लंबाई तथा इसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। देखो एक आयत है ये, अगर ये आयत है तो इसकी लंबाई और परिमाप में इसको 5x और 16x मान लेता हूँ। ठीक, लंबाई इसकी 5x हो गई और चौड़ाई हमको नहीं पता, y मान लेता हूँ ना। अब क्या हुआ, इसका परिमाप 16 में है, जरा परिमाप निकालो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 2y, बोलो 10x प्लस 2y इसका पूरा परिमाप और बराबर 16x ना। अब ये 10x उधर जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 6x, एक y बराबर कितना हो जाएगा 3x। एक y यहाँ पर था तो इसकी जगह पे हम 3x लिख सकते हैं, अगर 3x लिख देंगे तो 5:3। ये रहा उत्तर। जरा सवाल देख लो आप, आपको अगर मेंसुरेशन आता है तो भी लड़के ऐसे सवाल में अटकते हैं, सोचते हैं कठिन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम तो अभी शुरुआत के सवाल हम लेकर आए हैं, तो हम कठिन सवाल तो ऐसे भी नहीं लाए, हम इसलिए नहीं लाए कि हमको तो अभ्यास करवाना था, तो हम इसलिए ऐसे ऐसे सवाल लाएं जिन पर सवाल लोग फंसते हैं, और ये एग्जाम के सवाल हैं भैया। आप बड़े से छोटा इसको आप मान रहे हो, अगर आप परीक्षा देकर देखोगे तो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं सवालों का संग्रह है आपके सामने। इससे क्या होता है कि आपका बेस मजबूत हो जाता है। देखो 1 मीटर 6 मीटर 8 मीटर किनारे वाले 3 घन को मिलाकर एक बड़े घन में परिवर्तित किया गया, तदनुसार उस नए घन का क्षेत्रफल बता दो, सतह का क्षेत्रफल। तो पहले तो इसको पिघलाया जाए, 1 मीटर को पिघलाओगे तो एक का क्यूब करो, पहले जानते हो पिघलाने का मतलब उसका आयतन निकालना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब करो प्लस 6 का क्यूब करो और प्लस 8 का क्यूब करो, कितना था भाई, एक है 6 6 36 6 का 216 और 8 का होता है 512, सबको जोड़ा जाए
1 और 6 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 729 आ गया। अगर 729 आ गया तो निश्चित रूप से इस घन का किनारा कितना हो जाएगा, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, a क्यूब बराबर 729 है, तो पक्का a बराबर 9 होगा। अगर a बराबर 9 होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बताना। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। बताओ, अगर 6a स्क्वायर है तो 6 इंटू 9 स्क्वायर होगा, यानी 6 गुणा 81 होगा, तो 6 एक 6 होगा, 6 8 48 होगा, 486 होगा। कहाँ है, ये रहा उत्तर। बताइए, क्लियर हो रहा। क्या किया गया, इन दोनों को, तीनों घनों को पिघलाया गया, तो मैंने क्या किया, इनका क्यूब कर दिया, पिघल गया मान लो। अब ये बन गया 729। 729 का अगर एक घन बनाओगे आप तो उसकी एक भुजा 9 हो जाएगी, एक भुजा 9 हो जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी अवधि में पार कर ले जाएगी। भाई दो गाड़ियां आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। इसकी लंबाई है 180 मीटर की और इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात है। दूसरी गाड़ी है 120 मीटर लंबी है और इसकी चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई अगर दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की चाल भी जुड़ जाएगी और दोनों का दूरी भी जुड़ जाएगा। तो 180 120 अगर जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 300 मीटर। बताओ, गाड़ी जानी है कितना दूर, 300 मीटर जानी है, और कौन सी चाल से, 108 प्लस 72 180 हो जाएगा। 180 को आप क्या कर सकते हो, 180 गुणा 5/18 करोगे आप, तो आप क्या हो जाएगा, 18 से 18 कट के 10 हो जाएगा और 0 0 कट ही गया, 5 6 30, खाली 6 सेकंड। बहुत कम समय लगा क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा है। खाली 6 सेकंड में पार कर जाएंगे दोनों। देख लो, हमने क्या किया, दोनों की लंबाई जोड़ दिया और दोनों की चाल जोड़ दिया, सीधे 6 सेकंड आपका उत्तर आ गया। तो कितने आसानी से आप इन सवालों को देख पा रहे हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो 30 सेकंड से ज्यादा का समय ले पाता हो। लिखा ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए उस काम को अकेले 18 दिन में करे तो बी अकेले कितना दिन में कर पाएगा। बताओ मेरे भाई, अगर ए है और प्लस बी है, ए मिलकर के 6 दिन में करते हैं और ए अकेले उसको 18 दिन में करता है, तो 18 लघुत्तम हो जाएगा, 18 एके में 18 और 6 3 18। ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए की अकेले क्षमता 1 है, निश्चित रूप से बी की क्षमता 2 हो गई। अगर बी की क्षमता 2 हो गई तो 18 मिनट काम करना है, कै दिन लग जाएगा, 9 दिन लग जाएगा। सवाल देखो, सोल्यूशन देखो और जरा महसूस करो कि अगर आप इन सवालों पर अभ्यास करते हैं तो कितने आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 1750 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है, तो राशि बता दो। हमें नहीं पता, राशि मूलधन पी मान लेता हूँ। देखो, पी राशि है, इसके ऊपर 7% की दर से 2 साल का अंदर जो ब्याज बनता है यही ब्याज बनेगा। ये किसके बराबर है, 1750 रुपए की राशि पर 5% की दर से 4 साल में जितना ब्याज बनता है। अब क्या इसको अगर हम काट दें तो पी की वैल्यू आएगी, निश्चित रूप से आएगी, 100 खत्म हो गया। और अगर हम चाहेंगे तो इस 2 से 2 गुना 4 भी कर देंगे और 7 से ये संख्या कटनी चाहिए। देखो, 7 दूनी 14, 3 बचा 7 बचे 35 और 0, तो देखो कितना हुआ, 25 25 125, 125 दूना 250, है ना, कितना भैया 2500, 2 25 10 और 10 से इसमें आप गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पी बराबर 2500 आ जाएगा। ये रहा आपका डी विकल्प सही। केवल एक लाइन लिखना पड़ता और काटना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता, यही सवाल है। सोचो अगला सवाल। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% का घाटा हुआ। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको दिखता है एग्जाम में। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर, आप जानते हो 9 वस्तुएं बेचा 1 रुपए में, तो एक वस्तु बेचेगा 1/9 रुपए में। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने है 1/9। ध्यान रखिएगा, ऊपर रुपया होता है और नीचे वस्तु होता है। तो 4% का घाटा हुआ, यानी किसी संख्या का 96/100 है। भाई घाटा हुआ ना 4% का, तो सीपी का क्रय मूल्य का यह 96/100 है। यानी अगर इसका हम 100/96 कर दें तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। बहुत सही बात। अब कह रहे हैं 44% लाभ लेना है, तो 44% लाभ लेने के लिए आपको बेचना पड़ेगा 144/100 में। यही काट दीजिए, आपका उत्तर आने वाला है। इससे तो 100 कट गया, 12 8 96, 12 बढ़े में 144, और कुछ कट सकता है, 4 दूना 8, 4 तियां 12 और 3 तियां 9। वाओ, 1/6 आ गया, कितना आ गया
1/6 का मतलब उसे 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचना चाहिए। हो गया, फिर से समझो, बात क्लियर हो रही है? 1 रुपये में 9 वस्तु बेचा है तो 4% का घाटा हो रहा है। इनका मतलब किसी क्रय मूल्य का ये 96/100 था। अगर इसका हम 100/96 कर दें तो क्रय मूल्य पर आ जाएंगे, और मुझे 44% लाभ लेना था तो 144/100 कर दिए, बात खत्म। ये है आपका सवाल, इतने आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। बस एक ऐसी प्रैक्टिस हो जिस पर आप मन लगाकर काम कर सकें। 2 पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण भरा है, एक में 80% दूसरे में 60% दूध है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 75% दूध हो जाए? भाई बताओ, मेथड ऑफ एलिगेशन आप जानते होंगे। ये पहला है, ये दूसरा है। पहले भाग में 80% दूध है, दूसरे भाग में 60% दूध है। ये ऐसा मिलाना चाहते हैं कि 75% दूध हो जाए। तो इनका इनका डिफरेंस कितना आया? 5 आया। इनका इनका डिफरेंस कितना आया? 15 आया। आप इनको अगर काटोगे तो 5 के 15, 5 के 5, 3:1। अगर आप इन मिश्रणों को 3:1 में मिला दें तो आपका काम हो जाए। जबकि मिश्रण का सवाल था, इतनी आसानी से लगाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, मजा आएगा। थैंक यू।